हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका नफीस एडू क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब पूछिएगा किसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं भाई, तो यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख दिए हैं वेब ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है इसमें? 60 है। ठीक है, शायद 59 है, इसी के आसपास है, 59 या 60। ठीक है, और इससे पहले ना हम आपको रे ऑप्टिक्स का, किसका, रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर था उसका हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके थे। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है आपके पास। हम कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे या तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं 100 के ऊपर वाले प्रश्न, 101 नंबर का। ठीक है, तो शुरुआत करें। आपका काम क्या रहा? आपका काम रहा एकदम आराम से बैठ जाइए और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, आपको सब ऑब्जेक्टिव याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 101, 101। ठीक है, प्रकाश की तरंग प्रकृति को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? क्या पता है आपको इसका आंसर? ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको। न्यूटन ने किया था क्या, हाइजेंस ने किया था, मैक्सवेल ने किया था, फ्रेनेल ने किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर आप सिलेबस पढ़े हैं, आप लिटरेचर पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि ये हाइगेंस ने किया था। किसने किया था? ये हाइगेंस ने किया था। आपको हम हाइगेंस के बारे में कुछ और बातें बताते हैं। ठीक है, देखिए यही है हाइगेंस साहब। ठीक है, बाल तो बहुत ही अच्छा है, बड़ा बड़ा है, और वैज्ञानिक थोड़ा स्मार्ट भी, हैंडसम भी वैज्ञानिक है ये। इसी का नाम क्या है? क्रिश्चियन हाइजेंस, हाइगेंस बोला जाता है। नहीं, प्रकाश की तरंग प्रकृति को सबसे पहले 1690 में वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, यही बड़े वाले बाल वाले वैज्ञानिक है। लग तो रहे ये लेडीज़ है, होंगे जेंट्स ही, पता नहीं वैज्ञानिक लोग क्यों बड़े बड़े बाल रखते हैं, हमको तो समझ से बाहर है। शायद उस ज़माना में टेलर नहीं होगा काटने वाला। चलिए उसकी बातों को, उसके बालों को इग्नोर करते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल नंबर 102। ठीक है, यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या है? यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है? तो यंग भी एक वैज्ञानिक है, थॉमस यंग नाम है उनका, और उन्होंने फ्रिंज की चौड़ाई का एक फॉर्मूला बताया था। उन्होंने दिया था कि बीटा बराबर लेमडा बड़ी डी बाय छोटी डी ये होता है। ठीक है भाई, ये उन्होंने फार्मूला दिया था, और हम ये फार्मूला आपको क्लास में प्रूव करके भी दिखाए थे। थोड़ा ये लेंदी फार्मूला था प्रूव करने वाला, ये एग्ज़ाम में ना 5 नंबर में पूछा भी जाता है भाई ये फार्मूला। ठीक है, प्रूफ करके दिखाना था आपको, तो ये फार्मूला है। ठीक है, और बात करें अगर इस फार्मूले की, तो ये तो रट लीजिए आप भाई, अगर नहीं याद है तो याद कर रख लीजिए। और इसमें ये भी जान लीजिए कि इसमें है क्या क्या। ये बीटा जो देख रहे हैं आप, बीटा जो देख रहे हैं, ये फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई है, ये फ्रिंज की चौड़ाई। और ये जो लेमडा है ये है तरंग दैर्घ्य। लेमडा क्या है? ये तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, और ये बड़ी वाली डी जो है ये है छिद्र, मतलब स्लिट का बात कर रहे हैं। छिद्र मतलब जो भी उसमें स्लिट था, छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी, छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी। और ये छोटी वाली जो डी है ये है दोनों छिद्र के बीच की दूरी, दोनों छिद्र के बीच की दूरी है। ठीक है, तो हम बता दिए आपको सब चीज़, लेकिन इसमें सिर्फ सूत्र पूछा था। क्या सूत्र होता है भाई? बीटा बराबर लेमडा बड़ी डी बाय छोटी डी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये दिख गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। लेकिन हम आपको इसके बारे में और भी बता दिए थे कि लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। और बड़ी डी क्या है? छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी है। छोटी डी क्या है? दोनों छिद्र के बीच की दूरी है। छिद्र मतलब स्लिट। और बीटा क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई है। थॉमस यंग ने दिया था ये। बढ़ जाए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 103, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से डायग्राम दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिए। फॉर्मूला अगर देखना चाहे तो बीटा बराबर लेमडा बड़ी डी बाय छोटी डी। ठीक है, और यहाँ पे बड़ी डी देखिएगा तो ये यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पे 2 छिद्र दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से गया है प्रकाश,
ठीक है। तो यहाँ पे छिद्र से गया है, स्लिट से गया है, तो यही छिद्र और ये पर्दा, ये रहा पर्दा, ये क्या है ये पर्दा है। ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये लाइन जो देख रहे हैं, ये क्या है भाई, ये पर्दा है। तो इसके बीच का दूरी क्या होता है, ये डी होता है, बड़ी वाली डी। और दोनों छिद्र जो है, तो इसके बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं छोटी वाली डी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, छोटी वाली डी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सूर्य प्रकाश, सूर्य कहते हैं, यहाँ से एक एलईडी लगा हुआ है और यहाँ से दो छिद्र है यहाँ पे, और ये दोनों प्रकाश जा रहा है। और यहाँ पे देखिए यही फ्रिंज है, ये क्या है, ये फ्रिंज है। यहाँ देखिए काली पट्टी दिख रहा है और चमकीली दिख रहा है, काला चमकीला, काला चमकीला, इसी को बोला जाता है फ्रिंज। क्या बोला जाता है इसको, फ्रिंज बोला जाता है, ठीक है। और दो लगातार काली पट्टी और या दो लगातार चमकीली पट्टी के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है, फ्रिंज विड्थ बोला जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई बोला जाता है। और फॉर्मूला भी याद रखिएगा, बीटा बराबर होता है लेमडा बड़ी डी बाय छोटी डी, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आ जाए। सवाल कहाँ भाई, थोड़ा सा और जान लीजिए। यही है थॉमस यंग, ठीक है। ये तो काफ़ी हैंडसम है भाई, सभी वैज्ञानिक हैंडसम ही हो रहे हैं। कोई बात नहीं, वैज्ञानिक पे मत जाइए, इसके फॉर्मूले पे जाइए। क्या फॉर्मूला है भाई, बीटा बराबर लेमडा बड़ी डी बाय छोटी डी। जहाँ पे लेमडा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, डी क्या है, स्लिट से स्क्रीन की दूरी है, और छोटी वाली डी क्या है, स्लिट के बीच की दूरी है, मतलब छिद्र के बीच की दूरी है। अब आइए सवाल नंबर अगले पर, सवाल नंबर 103, ठीक है। यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई किस पर निर्भर करती है, फ्रिंज की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है भाई, बताना है। बीटा जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या पढ़ाया अभी आपको, लेमडा बड़ी डी बाय छोटी डी होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। इसमें देखिए क्या क्या है, लेमडा है मतलब तरंगदैर्घ्य है, डी है मतलब स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है भाई, छोटी डी है मतलब दोनों स्लिट के बीच की दूरी हो गई। तो लेमडा पे भी, छोटी वाली डी पे भी और बड़ी वाली डी पे भी, क्योंकि तीनों इस फॉर्मूला में है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे देखिए लिख भी दिए डिटेल से, किस पे निर्भर करेगा भाई, तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करेगा, ठीक है, बड़ी वाली डी पे निर्भर करेगा, छोटी वाली डी पे भी निर्भर करता है, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 104, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार तरंगार्घ क्या होता है। तो हाइगेंस के अनुसार समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का स्थान होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। हाइगेंस में क्या होता है, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का स्थान। इसके बारे में डिटेल से लिखे होंगे, दिखाते हैं आपको, देखिए इसके बाद पढ़ लीजिए। हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार तरंगार्घ वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जिस पर माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, और यह तरंग के सरोज निकलने वाले तरंगों की प्रसार को दर्शाता है। तो ऑप्शन में से बी जो था सही आंसर था, ठीक है, बी था ना, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 105, लेज़र किरण का उपयोग दूर की वस्तुओं को खोजने में क्यों किया जाता है। अरे भाई इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये इसका कोणीय प्रसार ना बहुत कम होता है, इसीलिए किया जाता है, इसीलिए दूर तक प्रकाश चला जाता है, क्योंकि ये मुड़ता कम है भाई, ये फैलता कम है भाई, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सॉरी क्या बोल दिए हम, हाँ बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। 106 नंबर, मतलब वैसे तो ये छठा प्रश्न है, लेकिन हम 100 पहले बता चुके थे ना, उस हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग बैठाए हैं, तो इसीलिए 106 नंबर ये प्रश्न है। यदि व्यतिकरण करते हुए दो तरंगों के आयाम का अनुपात 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है भाई, ठीक है। तो देखा जाए, आपको हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या बताए थे, A1 + A2। A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, का होल स्क्वायर बटे A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर, ये बताए थे आपको, ठीक है। तो A1 + A2, A1 कितना है भाई 4 है, A2 कितना है 3 है, तो 4 + 3 का होल स्क्वायर बटे क्या, A1 - A2। तो क्योंकि यहाँ पे बड़ा करना है, डिफरेंस क्या होता है, बड़ा में छोटा घटाएगा, तो 4 में 3 घटाना है, 4 में घटेगा 3
का होल स्क्वायर, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में कटेगा 3 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर पता कितना होता है, 49 होता है भाई, नीचे में का स्क्वायर 1 तो कितना हो जाएगा, 49:1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 107, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। अच्छा एक बात ना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया था कि प्रकाश कैसी तरंग होती है, तो प्रकाश एक कैसी तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ऑब्जेक्टिव में ये भी है, ये भी पूछा जाता है प्रकाश कैसी तरंग है, तो बोलेंगे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है भाई, अनुप्रस्थ तरंग है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, एक और तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग भी होता है, अनुदैर्घ्य तरंग को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में अच्छा हम बता देंगे थोड़ा सा। देखिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, तो ये प्रकाश का ध्रुवन करता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी में ध्रुवन, तो प्रकाश का ध्रुवन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे भी दिए हैं कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि ध्रुवीकरण की घटना द्वारा होती है, और दो तरह के तरंग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होता है एक, और एक का नाम क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग। एक का नाम अनुप्रस्थ तरंग, एक का नाम अनुदैर्घ्य तरंग, एक का नाम अनुप्रस्थ, एक का नाम अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए, पानी की जो लहरें होती है, जो डोरी में जो आप रस्सी जो ऐसे ऊपर नीचे करिएगा तो तरंग बनता है, उसमें अनुप्रस्थ तरंग ही होता है। प्रकाश तरंग भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग ही है। ठीक है, लेकिन ध्वनि तरंग है, कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान बता देते हैं आपको। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंग कैसे होता है, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ऐसे होगा, ऊपर नीचे ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम बनाना चाहें तो इसका भी ऊपर नीचे ही होगा। देखिए, इसका भी ऊपर नीचे ही होगा, लेकिन इस पे क्या होगा, ऊपर नीचे तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना कभी देखिए यहाँ पे दूरी थोड़ा गैप ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये थोड़ा सिकुड़ जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, सिकुड़ गया फिर फैल जाएगा भाई, फिर फैल गया फिर सिकुड़ गया, ऐसे होता है। मतलब कि फैलेगा कि यहाँ पे दूरी कितना ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर ये कम हो गया दूरी, यहाँ पे कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, मतलब कभी ज़्यादा दूरी होगा कभी कम दूरी होगा, तो ये होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम से लिए होंगे, दिखाते हैं आपको। देखिए, तो यहाँ पे देखिए दूरी कितना बराबर बराबर दूरी है, यहाँ पे बराबर दूरी है, यहाँ बराबर दूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, कम 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 कम, फिर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा 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 ज़्यादा, फिर कम 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 कम, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो इसको जो जहाँ पे सिकुड़ा हुआ इसको बोलते हैं संपीड़न बोलते हैं, जहाँ पे फैला हुआ इसको हम लोग विरलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है और ये वाला अनुदैर्घ्य तरंग है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। 108, प्रकाश का तरंगार्घ समतल होता है जब अनंत दूरी पे हो। कहाँ हो, अनंत दूरी पे रखा हो, अनंत दूरी पे रखा हो प्रकाश का। रुक जाइए एक मिनट, तो रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ, तो कहाँ थे, घर में यही सब होता है, कभी फ़ोन आ गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। ठीक है, कहाँ थे, सवाल नंबर 108 था। ठीक है, हाँ, क्या बता रहे थे, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य समतल होता है कब भाई, जब अनंत दूरी पे हो। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए यहाँ से, अगर बिंदुवत स्रोत हो, ठीक है, पॉइंट सोर्स हो, तो उसका स्फेरिकल बनता है, मतलब गोलाकार बनता है। कैसा बनता है, गोलाकार तरंगार बनेगा, गोलाकार। कब, जब बिंदुवत स्रोत हो तब, लेकिन अगर रेखीय स्रोत हो जाए तब बेलनाकार, तब कैसा बनता है, बेलनाकार। लेकिन अगर रेखीय और बिंदुवत दोनों हो लेकिन अनंत दूरी पे देख रहे हैं तब बनेगा समतल। ठीक है, यहाँ पे दिखाए होंगे डायग्राम में, देखिए ये गोलाकार कौन बनाएगा, बिंदुवत, ये बेलनाकार कौन बनाएगा, रेखीय स्रोत, और ये समतल कब बना होगा, अनंत दूरी पर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 109 देखिए, यंग के प्रयोग में यदि नीले प्रकाश को लाल प्रकाश से बदल दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी।
तो फॉर्मूला याद रखिए ना आप, क्या फॉर्मूला था, अगर वो फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा ये सवाल आपसे। क्या फॉर्मूला था भाई, बीटा बराबर होता है लेमडा बड़ी डी बाय छोटी डी, ये फॉर्मूला होता है भाई। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है भाई। अब कहता है कि अगर नीला प्रकाश को लाल प्रकाश में बदल दिया जाए, तो आप ये बात ध्यान रखिए, नीला रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है भाई। मतलब लेमडा का अगर बात करें तो लेमडा का जो मान होगा नीला के लिए, किसके लिए, नीला के लिए, नीला के लिए लेमडा का मान क्या होगा, कम होगा भाई। लेकिन अगर हम लाल का बात करें, किसका बात करें, लाल का बात करें, तो लेमडा का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है इसका मान, अधिक होता है लाल के लिए, ठीक है। लाल के लिए लेमडा का मान क्या होता है, अधिक होता है। नीला के लिए लेमडा का मान क्या होता है, कम होता है। अब अगर इस फॉर्मूला को देखिएगा, बीटा बराबर लेमडा बड़ी डी बाय छोटी डी दिखेगा, तो यहाँ से अगर बीटा और लेमडा में अगर आप संबंध देख रहे हैं, बीटा और लेमडा में अगर आप संबंध देख रहे हैं, तो सीधा संबंध है, बीटा समानुपाती है लेमडा का, बीटा समानुपाती किसका है, लेमडा का, ठीक है। ठीक है भाई, मतलब क्या, अगर लेमडा कम रहेगा तो बीटा भी कम होगा, और लेमडा अधिक होगा तो बीटा भी अधिक होगा। तो बताइए लेमडा अधिक किसके लिए है, लाल के लिए बोलेगा, लेमडा लेमडा लाल के लिए अधिक है भाई, मतलब तरंग दैर्घ्य अधिक है लाल के लिए। तो अगर तरंग दैर्घ्य लाल के लिए अधिक है ना, तो इसका बीटा भी अधिक होगा, मतलब बीटा अधिक हो गया। तो अधिक होना मतलब कौन सी, बढ़ जाना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि ये लाल में बदल गया, लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो बीटा भी अधिक हो जाएगा, अधिक मतलब क्या, बढ़ गया भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर यही अगर लाल को नीला में बदलते हैं, तो नीला में बदल रहे हैं मतलब तरंग दैर्घ्य कम हो गया, तब उस कंडीशन में घट जाता। लेकिन आप कर क्या रहे, सवाल क्या कह रहा है, नीला को लाल में बदल रहे हैं, तो लाल का अधिक होता है तो बीटा भी अधिक होगा, क्योंकि सीधा संबंध है बीटा और लेमडा का। यहाँ पे लिख दिए बढ़ जाएगी, क्योंकि लाल प्रकाशित तरंग दैर्घ्य नीले से अधिक होती है भाई, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 110, विवर्तन के बारे में जान लीजिए। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, विवर्तन जानी क्या होता है, परिभाषा इसका क्या होता है कि विवर्तन मतलब जब प्रकाश किरण किसी किनारे से मुड़ जाती है, कि जब किनारे से टकराती तो मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण जब तीक्ष्ण किनारा, बहुत ही पतला किनारा हो, तो अगर उससे टकराए ना तो मुड़ जाता है, इस घटना को विवर्तन बोला जाता है, प्रकाश का विवर्तन। और इसके लिए शर्त क्या है कि जो भी आकार हो, जो जिससे टकरा रहा है उसका जो आकार होना चाहिए वो तरंग दैर्घ्य के बराबर है, उससे छोटा होगा ना तभी वो मुड़ता है, नहीं तो नहीं मुड़ेगा वो, ठीक है। मतलब पतला किनारा ज़्यादा होना चाहिए वो। तो इसका जो शर्त होगा ये होगा, अवरोध का आकार का तरंग दैर्घ्य के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है फ्रेनेल, एक का नाम क्या है, फ्रेनेल है, और एक का नाम फ्राउनहोफर है, ठीक है। आगे आगे हम बता देंगे आपको, ठीक है। सवाल नंबर 111, ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों में संभव होता है, तो अभी आपको बताए थे अनुप्रस्थ तरंग में, किस में होता है, अनुप्रस्थ तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग में, ध्रुवन अनुप्रस्थ तरंग में। और प्रकाश भी कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, इसीलिए प्रकाश में प्रकाश ध्रुवन होता है। यहाँ पे लिखे भी हैं लाल से, जहाँ पे लिखे हैं आप देख सकते हैं इसको, क्या लिखे हैं, यह केवल अनुप्रस्थ तरंगों में संभव है, अनुप्रस्थ तरंगों में संभव है, ठीक है। सवाल नंबर 112, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, स्पेक्ट्रोमीटर भाई, आपको तो पहले भी बताए थे हम। ऑप्शन नंबर बी। 113 नंबर सवाल, प्रकाश के ध्रुवन को सत्यापित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, ठीक है। निकोल प्रिज्म, किसका होता है, निकोल प्रिज्म का, ठीक है। आप या तो पोलराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर पोलराइड होता तो पोलराइड भी मार देते, लेकिन यहाँ पे निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म दे देंगे, ठीक है। निकोल वैसे एक नाम था वैज्ञानिक का, निकोल उसी के नाम पे पड़ा है, उसका नाम था विलियम निकोल साहब, यहाँ पे लिखे होंगे देखिए ना। निकोल प्रिज्म एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका आविष्कार 1828 में विलियम निकोल ने किया था, ठीक है। निकोल प्रिज्म है ये, आगे पढ़ लीजिए आप, हम तो अगले सवाल पे जाएंगे भाई। विवर्तन के कारण प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है भाई, अवरुद्ध किरण से टकराएगा तो मुड़ जाएगा, वस्तु से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। विवर्तन क्या है, अच्छा आप विवर्तन का घटना ना आप डी लाइफ में देखे भी होंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं उदाहरण। जब आप किसी वस्तु की छाया के किनारे को देखते हैं तो आप देखेंगे कि छाया के किनारे स्पष्ट नहीं होते हैं, बल्कि वे थोड़ा सा फैल जाते हैं, यही विवर्तन का एक उदाहरण है। या तो आप ऐसे भी देखे होंगे, पानी में पेंसिल या छड़ तिरछी दिखाई देती है, ये विवर्तन का एक उदाहरण है। जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है तो वह छिद्र किनारे पर मुड़ जाती है, ठीक है।
और ये ना इसमें पानी जो पेंसिल में छड़ या तिरछी दिखाई देती है, इसमें अपवर्तन की घटना के कारण भी ये दिखाया था, क्योंकि प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसीलिए उस अपवर्तन भी होता है इसमें। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए बताओ विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, क्या बोलेगा? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है फ्रेनेल और एक का नाम है फ्राउनहोफर। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, फ्रेनेल विवर्तन और एक का नाम है फ्राउनहोफर विवर्तन। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। फ्रेनेल में क्या होता है, जो स्लिट था, मतलब जो छिद्र था, और जो पर्दा है, उसका दूरी जो होगा वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, इसका दूरी जो होता है वो निश्चित दूरी होता है। लेकिन अगर वही बात करें फ्राउनहोफर का, तो इसमें पर्दा और छिद्र के बीच दूरी जो होता है वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है? और निश्चित दूरी होता है, और निश्चित दूरी। अगले सवाल पे आ जाते हैं। यंग के प्रयोग में यदि पटल को स्रोत से दूर ले जाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? देखिए, फॉर्मूला वही, बीटा बराबर लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी। तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, पटल को मतलब छिद्र को स्रोत से दूर ले जाए, मतलब छिद्र से दूर ले जाए, मतलब बड़ी डी आप बढ़ा रहे हैं भाई, बड़ी डी बढ़ाएंगे तो बीटा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? ये तो 10th का सवाल है, 3.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। ये सब सवाल में कोई दम है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सवाल में दम है। बताइए तो, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण सबसे पहले किस प्रयोग से मिला था? यंग के द्विभंजन प्रयोग से मिला था भाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यंग, क्या बोलते हैं? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में इसको बोला जाता है YDSE। YDSE, YDSE। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, पढ़ सुना दे आपको। प्रकाश की तरंग प्रकृति का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रमाण थॉमस यंग के द्वारा द्विक स्लिट, द्विक मतलब दो होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मिला, जिसे उन्होंने 1801 में किया था। ठीक है भाई, समझ गए इस बात को। आगे बढ़ जाते हैं। 118 नंबर सवाल, विवर्तन प्रकीर्णन से भिन्न है क्यों? क्योंकि अरे विवर्तन मतलब मुड़ना होता है भाई, जब प्रकाश मुड़ जाएगा तो वो विवर्तन हो जाएगा। प्रकीर्णन मतलब फैलना होता है, वो अलग बात है। विवर्तन में मुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी, अवरोध के किनारों से पर मुड़ जाता है ये। 119 नंबर सवाल, ध्रुवित प्रकाश का उपयोग किस में किया जाता है? सूर्य की चमक को कम करने में किया जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। देखिए, होता क्या है, देखिएगा कि जब अगर आप अप्रैल का गर्मी हो, कड़ाके की गर्मी हो, और आप घर से बाहर निकले, ठीक है, 12 बज रहा हो दिन में, और अगर आप देखें आप सूरज को, एकदम आँख आपका चुनरिया लगेगा कि इतना रोशनी अचानक देख लिया आप। लेकिन वही अगर आप चश्मा पहन के देखिएगा, एकदम गोगल्स लगा लीजिएगा, हीरो की तरह एकदम काला काला चश्मा पहन लीजिएगा, तो एकदम आपको सूर्य ना अच्छा से देख सकते हो, आपका आँख नहीं चुनरिया आएगा। अगर गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लगा लें आप, मतलब गोगल्स लगा लें आप, तो आपको सूर्य भी उतना चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, मतलब आप सूर्य को आराम से देख सकते हैं। लेकिन वही चश्मा उतार के देखिए तो आपका आँख चुनरिया जाएगा। तो चश्मा क्या किया आपका, प्रकाश की तीव्रता को कम कर दिया, मतलब सूर्य की चमक को क्या कर दिया, वो कम कर दिया। तो वही चश्मा क्या करता है, पोलराइड का तरह काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं सवाल पर। ब्रूस्टर कौन, ब्रूस्टर कौन या ध्रुवन कौन भी बोलते हैं इसको हम लोग। आपको फॉर्मूला बताए थे, म्यू बराबर होता है 10 IP, नहीं बताए थे? अगर यहाँ से IP निकालना चाहें आप, एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालना चाहे, ध्रुवन को निकालना चाहे, या एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालना चाहे, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स म्यू हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये भाई। तो कब होता है, क्या कह रहा है सवाल, ब्रूस्टर कौन हुआ कौन है जिस पर क्या होता है, परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो जाती है। बिल्कुल सही है भाई, यही तो ऑप्शन ए नंबर ही सही है। परावर्तित प्रकाश क्या होती है, पूरी तरह से ध्रुवित हो जाती है। और ध्रुवन में हम लोग पढ़े भी थे, पर ब्रूस्टर का जो कौन होता है, ब्रूस्टर का जो नियम होता है, ब्रूस्टर लॉ, वो हम लोग पढ़े थे प्रकाश के ध्रुवन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का तरंग सिद्धांत सिद्ध करता है प्रकाश का विवर्तन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, अरे ये सब, और हाँ हाँ एक, अरे वाह बिल्कुल,
एक बात जानी चाहिए यहाँ पे, व्यतिकरण भी करेगा। कौन करेगा? व्यतिकरण भी करेगा और विवर्तन भी करेगा। लेकिन यहाँ पे ना ऑप्शन में ना सिर्फ विवर्तन ही था, इसलिए हम विवर्तन पे टिक लगाए। अगर व्यतिकरण रहता तो उस पर भी टिक लगाते हैं हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा से लिख दिया कि विवर्तन व्यतिकरण भी करता है। ठीक है, अगला सवाल, प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सब प्रयोग सबसे उपयुक्त है? जो यंग ने दिया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, तो यंग के द्विझर्री प्रयोग, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, यंग का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE। अगला 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 123 नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है पोलराइड द्वारा। भाई पोलराइड, पोलराइड चश्मा क्या करता है काम? पोलराइड का काम करता है। देखिए आ गया पोलराइड, और ध्रुवित प्रकाश है ये, इससे गुजरा पोलराइजर से या पोलराइड से, ये अब ध्रुवित हो गया। अगला सवाल, प्रकाश किरणों के तीखे किनारे से मुड़ने घटना को विवर्तन कहते हैं। भाई डिफ्रैक्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी 125। देखिए यहाँ पे देखिए विवर्तन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश किरण गया तो सही इधर फैल रहा है ना, मुड़ गया इधर, मुड़ गया इधर, रोशनी आ गई इधर। होना क्या चाहिए था? रोशनी इधर सीधे आना चाहिए था भाई, नहीं आया, थोड़ा सा इधर भी चला गया, तो ये मुड़ गया। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ये यहाँ पे भी मुड़ रहा है भाई, बादल से टकरा करके। ये देखिए तो कैसे जा रहा है, छिद्र से टकरा रहा है किनारे से, और ये मुड़ रहा है। वाह कितना अच्छा नज़ारा है ये, नीला और हरा कलर में दिखाई दे रहा है आपको ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखे विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताए भी थे हम। विवर्तन क्या है? जब प्रकाश या कोई अन्य तरंग किसी बाधा से या सक्रिय दरार स्लेट के किनारों से मुड़कर फैलती है तो इसको विवर्तन कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, फ्रेनेल में दूरी निश्चित रहता है, फ्राउनहोफर में दूरी निश्चित नहीं रहता है। विशेषताएं भी है, देख लीजिए। ध्वनि, जल तरंगों और प्रकाश में देखी जाती है विवर्तन। ठीक है भाई, विवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से तब दिखाई देता है जब बाधा द्वार का आकार तरंग की तरंग दैर्घ्य के बराबर हो या उससे छोटा हो। ये ऑब्जेक्टिव आया था ना, बराबर हो या क्या उससे छोटा हो, तब विवर्तन होगा। अगला सवाल 125 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझ सकता है? तो परावर्तन ना समझा सकता तरंग सिद्धांत से। हाइजेंस ने परावर्तन का नियम प्रूव भी किया था, अपवर्तन का भी किया था हाइजेंस की द्वितीय तरंगार के आधार पर। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से नहीं समझा जा सकता है। अच्छा भाई, तो ऑप्शन नंबर ये गलत है भाई, तो यही सही आंसर होगा इसका, इसमें नहीं पूछा था। अच्छा ये जान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। जब धातु की सतह पर, ये अगर मेटल है, ये धातु की सतह है, इस पर प्रकाश किरण पड़ रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ऊर्जावान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या लिखा है भाई? प्रकाश के तरंग सिद्धांत से समझाए जा सकते हैं विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, अपवर्तन और परावर्तन। यहाँ पे लिखे भी नीचे, प्रकाश तरंग सिद्धांत से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव नहीं समझा सकता है भाई, कॉम्पटन प्रभाव नहीं समझा सकता है। अगला अगला सवाल, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? निकोल प्रिज्म का। किसको किया जाता है? निकोल प्रिज्म का किया जाता है। ठीक है, एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, वो है ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया, उसी के बारे में लिखे हैं, देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अपने से। सवाल नंबर 128 पे आते हैं, लेज़र किसके लिए आवश्यक है? संख्या परिवर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लेजर के बारे में लिखे हैं, परिभाषा भी पूछता है 2 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म में भी है, पढ़ लीजिए एक बार। तो इसका पूरा नाम क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड
इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये लेज़र का फुल फॉर्म है। एल मतलब वो लाइट, ठीक है, एल मतलब लाइट, ए मतलब एम्प्लीफिकेशन, एस मतलब स्टिमुलेटेड, और ई मतलब इमिशन, और आर मतलब रेडिएशन। तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म इसका? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इसमें परिभाषा लिखे हैं, लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र एकवर्णी समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाशपुंज प्राप्त किया जाता है। लेज़र किरणें बिना फैलाव के लंबी दूरी तय कर लेती है। अच्छा, इसका ना विशेषता भी पूछा जाता है, इस लेज़र किरण का 2 विशेषता बताए, तो उसको भी यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। सोचे कि पूछा जाता है भाई, डाल देते हैं यहाँ पे 2 ठो, याद कर लेगा स्टूडेंट, और अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपको ये 2 नंबर दिला सकता है, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू तरंगदैर्घ्य लेमडा संबंधित है। देखिए एक फॉर्म वैज्ञानिक थे कौची साहब, उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था भाई, म्यू बराबर जो होता है वो ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर होता है। तो इसका संबंध देखा जाए तो उल्टा संबंध है इसका, 1/लेमडा स्क्वायर। तो कहाँ देखा? ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 130, हाइजेंस के अनुसार प्रकाश तरंग कैसे होती है भाई? यांत्रिक होती है और अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से लिखे होंगे, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। सवाल नंबर 131, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे न्यूटन साहब। कहाँ गए न्यूटन? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन साहब। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणिकाओं कॉपर्स कूलर से बना होता है। 132 नंबर सवाल, प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है? ईथर कण, वायु के कण, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए तरंगार्ग जो होता है ना, वो तरंगार्ग जो होता है ईथर कणों को खींचकर मिलाया गया लोकस होता है, वो तरंगार्ग में था ईथर कण। लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रकाश, प्रकाश 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 में होता है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। यहाँ पे देखिए लिखा भी था, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं अच्छे से, ज़्यादा नॉलेज मिल सके आपको। अगला, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग। अरे न्यूटन साहब ना, ये पता नहीं, इतना वैज्ञानिक अच्छे हैं ये, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या क्या इसका मजबूरी रहा होगा जो ऐसा बात बोल दिया। इन्होंने क्या बोला था भाई? इन्होंने कहा था कि देखो सघन में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है और विरल में कम होता है। बताओ, उल्टे बात बोल दिया। अब वैज्ञानिक है, न्यूटन ने 3 नियम देता, मानते हैं भाई, बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये उल्टा बात क्यों बोले, ये पता नहीं कैसे इसके दिमाग में आ गया। लेकिन न्यूटन साहब ने बोला था ये कि प्रकाश चाल जो होती है वो सघन माध्यम में अधिक होती है और विरल में क्या होती है? कम होती है। इसमें अधिक और इसमें कम, उल्टा है भाई। देखिए सघन माध्यम घना माध्यम है भाई, जैसे पानी हुआ और हवा हुआ, पानी और हवा में प्रकाश का चाल हवा में ज़्यादा होगा भाई, पानी में कम होगा। लेकिन न्यूटन साहब कहते हैं नहीं 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 नहीं, पानी में ही ज़्यादा होगा, हवा में कम होगा। मतलब सघन माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होगा, विरल माध्यम में कम होगा, ये कहना था उसका। बाद में गलत साबित भी कर दिया गया है इसको, क्योंकि वैज्ञानिक लोग तो और भी हैं भाई। तो न्यूटन ने जैसे गलती बोला गलत कर दिया। लेकिन न्यूटन के अनुसार क्या था? न्यूटन के अनुसार अगर पूछा जाए तो वायु की अपेक्षा जल में क्या होता है? कम होता है। नहीं, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है प्रकाश का वेग, जल में ही अधिक होता है वायु की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला सवाल, सवाल नंबर 134, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। देखिए लेकिन इस बात को ना बाद में फिर गलत साबित कर दिया। कौन कौन? हाइजेंस ने और मैक्सवेल ने तरंग सिद्धांत जब लाया ना, तो ये बात गलत साबित हो गया। फिर इस दुनिया माना कि प्रकाश का वेग विरल में ही अधिक होता है, सघन में कम होता है। अगले सवाल पे सवाल कहते हैं सवाल नंबर 134। सवाल नंबर 134 क्या कहता है? तरंगार्ग वेव फ्रंट क्या होता है? देखिए वेव फ्रंट क्या होता है भाई? समान कला में कंपन करने वाले सभी ईथर कणों को मिलाकर खींचा गया लोकस तरंगार्ग कहलाता है। मतलब समान कला में कंपन करना चाहिए, एक ही कला में कंपन करनी, तो एक ही कला यहाँ पे, एक ही कला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़िएगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? पानी में, कांच में, हीरे में, निर्वात में। सबसे अधिक किस में होता है? अधिक निर्वात में। सबसे कम होगा हीरा में, लेकिन अधिक पूछा, क्या पूछा? अधिक किस में होता है? निर्वात में, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। जैसे हीरा में, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, प्रकाश का चाल सबसे कम होता है।
अगला सवाल, सवाल नंबर 136। फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन में मुख्य अंतर क्या है? अरे भाई दूरी का है। अगर दूरी निश्चित हुआ स्किन और छिद्र का तो वो होगा, निश्चित हुआ तो फ्रेनेल, और अगर और निश्चित हुआ तो फ्रॉनहोफर। ठीक है, तो स्रोत और स्किन की दूरी का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रकाश के सुसंगतता, कोहेरेंस का मतलब क्या है? समान कलाम है भाई, प्रकाश तरंगों की एक ही कलाम में होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। हाँ, अगला सवाल, सवाल नंबर 138। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है और यंग के डबल स्लिट प्रयोग में स्लिट 0.2 मिलीमीटर यहाँ पे है की दूरी पर है, स्किन की दूरी 2 मीटर की दूरी पर है, तो फिर ये चौड़ाई क्या होगी? अरे भाई ये तो सिंपल सा सवाल है, बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी। रखिए इसमें मान, तो फिर चौड़ाई पूछा आपसे। लेमडा कितना दिया हुआ है भाई? लेमडा तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर मतलब क्या? 10⁻⁻9 भाई, -9 मीटर। डी कितना दिया? बड़ी डी कितना दिया हुआ है? बड़ी डी की तरह स्क्रीन की दूरी 2 मीटर दिया हुआ है, 2, और बट पर छिद्र प्रत्यक्ष दूरी की जो मतलब 2 मिलीमीटर, तो जो मतलब 2 अगर 10⁻⁻3 कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जितना आएगा वही आंसर होगा। तो हाँ, मिलीमीटर में बदलना होगा आपको इसको, तो मिलीमीटर में बदल दीजिएगा, पहले मीटर में ही निकलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर उसको मिलीमीटर में बदल देंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये मीटर में निकलेगा, मीटर में बदलिएगा, आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, हम फॉर्मूला तो बता ही दिए हैं भाई, सॉल्व करना आपको है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है ना तो हमको बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, छोड़िएगा मत। अगर नहीं सॉल्व करने आता आपको, गुना भाग में भी दिक्कत है, 12th में आने के बाद भी गुना भाग अगर आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमको 138 नंबर सवाल फिर से बताइए, हम फिर से अलग वीडियो बना देंगे 2 मिनट का, और अच्छे से दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, उम्मीद करते बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यंग के डबल स्लिट प्रयोग में यदि स्लिट की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो फ्रिंजिंग चौड़ाई क्या होगी? स्लिट की चौड़ाई फॉर्मूला पर याद करिए, बीटा बराबर क्या होता है? लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी। क्या कहता है? स्लिट की चौड़ाई बढ़ा दी जाए, मतलब छिद्र की चौड़ाई, मतलब छोटी वाली डी बढ़ा दिया जाए, तो बीटा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती नहीं है आपकी बार, ये व्युत्क्रमानुपाती है। बीटा जो आपकी बार व्युत्क्रम नीचे में डी आ गया ना, व्युत्क्रमानुपाती हो गया ये, तो अगर छोटी वाली डी बढ़ेगा ना तो ये घट जाएगा, तो घट जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला सवाल, 140 नंबर सवाल। यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्विस्लिट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? क्योंकि पतली पारदर्शक का उसमें तो फॉर्मूला में कुछ था नहीं, बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी था, तो इसमें कुछ नहीं होगा भाई, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। अगला सवाल नंबर 141। ध्रुवन कोण की स्पर्श जया, ध्रुवन कोण मतलब क्या? ध्रुवन कोण मतलब आईपी, स्पर्श जया मतलब क्या? टेंजेंट, टेन थीटा, टेन के अपवर्तनांक के बराबर होता है, मतलब म्यू के बराबर होता है। ये तो ब्रूस्टर का नियम है भाई। ऑप्शन नंबर बी ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर्स लॉ। द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के विस्तारक हाइजेंस साहब भाई, हाइजेंस ने, अरे इसके आधार पे तो प्रूव भी करवाए थे आपको। हाइजेंस के द्वितीयक तरंगार के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें, हाइजेंस के द्वितीयक तरंगार के आधार पर ये अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें, आपको प्रूव भी करवाई थी। ये प्रश्न में सवाल पूछता भी है, तो सिर्फ ये पूछा है कौन थे, तो हाइजेंस साहब ही थे। कौन थे वो? हाइजेंस साहब। अगला सवाल, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्णायक रंग, वर्ण मतलब क्या? रंग, वर्ण मतलब क्या? रंग, रंग के निर्णायक कौन है? रंग के निर्णायक आवृत्ति होता है। कौन होता है? आवृत्ति, आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी। 144 नंबर सवाल। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। देखिए रचनात्मक, अरे कुछ भी रहे इसमें, सवाल में कुछ भी रहे, अलग देखिए क्या है यहाँ पे n+ कुछ है, फिर इंटू लेमडा है, यहाँ पे 2n+1 है, 2n+1 है, तो 1+1+1+1 है। ठीक है भाई, तो ये तीनों सेम की तरह दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा, अलग देखिए यहाँ पे अलग n लेमडा है, तो इसका आंसर सही, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। ठीक है, और जो आप पढ़ाए थे वहाँ पे तो आपको बताए भी थे हम अच्छे से, कब लेमडा हो n लेमडा होगा, कब 2n लेमडा होगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तरंग का कलांतर फा है तथा पथांतर डेल्टा x है,
संबंध कैसा है भाई, बताइए आप संबंध। देखिए, आपको हम फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता था भाई, यही होता था। अगर यहाँ से हम डेल्टा एक्स निकालना चाहें तो क्या होगा, तो ये लेमडा इधर चला जाएगा भाई, लेमडा इंटू डेल्टा फाई हो जाएगा और बटे 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो लेमडा बटे 2 पाई इंटू 5, लेमडा बटे 2 पाई इंटू 5, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर यही सी सही होगा। सवाल नंबर 146, उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर 3 कोस ओमेगा टी। अधिकतम परिणामी आयाम पूछा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम पूछा है, तो इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे a1 प्लस a2। a1 यहाँ पे कौन है भाई, ये a1 4 है, a2 कौन है आपका, यहाँ 3 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 3 7। ऑप्शन नंबर 7 का है, ऑप्शन नंबर ए। वाह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अच्छा, मिनिमम पूछ रहा, तब क्या करते आप, मिनिमम तब कुछ नहीं करते भाई, घटा देते। 4 में, अरे 4 4 घटो 3 कितना होता है 1, तो मिनिमम रहता तब 1 होता, न्यूनतम रहता तब 1 होता। अगला सवाल, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। देखो, यंग के प्रयोग में, अच्छा यंग का प्रयोग क्या था, बीटा बराबर लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी, ठीक है भाई, ये था। अब क्या कहता है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई, प्रकाश की तरंग लंबाई मतलब लेमडा 2 गुना कर दो तो ये बीटा रेशो बदल जाएगा भाई, तो 2 गुना कर दिए 2 लेमडा कर दिए भाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो फॉर्मूला ये लेमडा डी बाई डी होता है, लेमडा तो अब 2 लेमडा हो गया, बड़ी डी बाई छोटी डी, तो ये तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा बोलते हैं भाई। ऊपर में देखिए ना, बीटा बोलते हैं लेमडा डी बाई डी को, तो ये कितना हो गया, कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ, तो ये भी 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये भी 2 गुना हो जाएगा। अगला सवाल, ब्रूस्टर का नियम क्या है, अरे भाई बताए थे, म्यू बराबर 10 I P होता है, यही ब्रूस्टर का नियम, ऑप्शन नंबर सी। 149 नंबर सवाल, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल को आधा करने पर तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी को दुगनी करने पर पिंच चौड़ाई क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, पहले तो फॉर्मूला वो याद रखें, बीटा बराबर लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी। इस क्वेश्चन इसको फर्स्ट मानिए, बीटा डैश क्या होगा जब घटाए बढ़ाएंगे, तो क्या कहता है भाई, बीच के अंतराल मतलब यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिट के बीच मतलब छिद्र के बीच का आधा कर दिया जाए, मतलब छोटी वाली डी को हम आधा कर दिए, ठीक है भाई, तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दिया, मतलब बड़ी डी को 2 गुना कर दो तो बड़ी 2 डी हो गया भाई, लेमडा का तो लेमडा ही रहेगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बीटा और कितना निकला आपका 4 लेमडा डी बाई डी, तो ये बी लेमडा डी बाई डी क्या था आपका, ये था आपका बीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बीटा डैश बराबर 4 बीटा हो गया, तो 4 गुना हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी 4 गुनी हो जाएगी। 150 नंबर सवाल, यदि प्रकाश का तरंग लेमडा, सवाल क्या पढ़ना, ऑप्शन देख के मारिए ना, पूछ रहा होगा आपसे बीटा की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई पूछा है ना, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, मतलब फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, बीटा का क्या होता है लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी, कहाँ मिल रहा है भाई लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी, लेमडा बा है, नहीं 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 नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी देखिए, लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी, लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर अब अंतिम ही होने वाला है, ठीक है, देखिए ये सब सवाल ना ऑप्शन पढ़ के कीजिए। संपोषी मतलब रचनात्मक का बात कर रहा है, ठीक है कि यहाँ पे लिखा हो रचनात्मक व्यतिकरण, ठीक है, मैं किसी बिंदु पर तरंगों की कला में अंतर हो जाए, देखिए इसमें ना आप भूल सकते हैं, इसीलिए आप ऑप्शन से कीजिए, यहाँ पे विषम गुणज है भाई, विषम गुणज है, दो तो मिल गया तो कौन नहीं होगा, तो मिलेगा तो विषम विषम तो आ गया, तो ये नहीं होगा, सम गुणज वाला हो जाएगा तब आपका, तो पाई का सम गुणज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला यहाँ देखिए, तो पाई का विषम गुणज है। अच्छा एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, संपोषी बोला है ना, रचनात्मक बोला है ना, तो इसमें पाई गुणज होगा
और अगर विनाशी बोला रहता तो विषम गुणज। विनाशी है ना, विषम गुणज। ऑप्शन नंबर बी। वो समपोषी था, पाई का समगुणज, विनाशी है तो पाई का विषम गुणज। यहाँ देखिए तो, यहाँ देखिए लेमडा बाय टू ये नहीं, सिर्फ लेमडा गुणज होगा, ये समपोषी है। सवाल क्या कहता है, रचनात्मक समपोषी व्यतिकरण, तो लेमडा का पूर्ण गुणज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला विनाशी है, क्या है, विनाशी है। तो विनाशी में क्या होता है भाई, जोड़ दो, एक जोड़ दो, 2n+1 इंटू लेमडा बाय। ऑप्शन नंबर बी से सही आंसर होगा। यही अगर रहता रचनात्मक वाला समपोषी तो एन लेमडा वाला होता। अगला 155, प्रकाश तरंग होती है, अनुप्रस्थ होती है। भाई ये तो पहले सवाल भी था। अनुप्रस्थ सवाल मतलब ऐसा सवाल नहीं था, लेकिन इसमें ये बात हम बता चुके थे पहले आपको। 156 नंबर सवाल, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगार क्या होता है। अज्ञात मतलब अनंत से आ रहा है, तो कैसा होगा, समतल। कैसा होगा, समतल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका ये। 157, जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला, किसी प्रिज्म की वन विक्षेपण क्षमता ऋणात्मक नहीं होती है, सॉरी ऋणात्मक नहीं होती है, क्या बोले, होती कैसे होती है, धनात्मक होती है भाई। धनात्मक, धनात्मक नहीं होगा कौन, ऋणात्मक। होगा कुछ, क्या पूछा है हमको, सवाल में नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें धनात्मक होती है। कैसे होती है, धनात्मक होती है। अगला 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 सवाल, साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देने वाला का कारण क्या है। अच्छा, साबुन का जो बुल्ला देखेंगे ना तो उसमें रंग दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसा बुल्ला दिखता है। देखिए बुल्ला दिखा है ना, अरे वाह, इसमें तो आंसर भी, हम सॉरी, यहाँ पहले हमको आंसर बताना चाहिए था, फिर देखना चाहिए था रंग कैसा है। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर है प्रकाश का व्यतिकरण। कुछ कोई बात नहीं, हम बुलबुला दिखा रहे थे, ठीक है। देखिए बुल्ला में रंग दिख रहा है ना, तो किसका कारण होता है ये, साबुन के बुल्ले में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश से व्यतिकरण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था 159 नंबर सवाल, यही लास्ट सवाल था आपका। तो ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया अब। तो 59 सवाल था ये। अच्छा, अब वीडियो ख़त्म हो गया, एक काम और, अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो पहली बात तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया सारा। देखिए ना, 160 ऑब्जेक्टिव करवाया आपको, 160, ठीक है। तो ये बहुत मेहनत भी लगता है इसमें, तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए प्यारा सा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी का अब ऑब्जेक्टिव हम डालेंगे, ठीक है। तुरंत आ जाइए तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।